दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम BR बोर्ड क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए आज हम इसका प्रश्न उत्तर करा देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा सत्य। तो जो यह कथन है यह सत्य है या असत्य हमें लिखना है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, सही है। यह वर्षा जल का चरम स्रोत है, सत्य हमें भर दीजिएगा। सत्य। यहाँ पे देखिए, नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन है। नहीं, हम बोरिंग से ही अपना खेतों की सिंचाई कर लेते हैं, नहर से भी खेतों की सिंचाई कर लेते हैं, तो ये हो सत्य हो जाएगा। इसके बाद को देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जल की कमी की समस्या का समाधान केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं। नहीं, शहरी क्षेत्र के निवासी भी करते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हमें बोल क्या है, भौमजल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे होगा नलकूप, नलकूप और कुआं। इसके बाद का प्रश्न देखिए, बोल रहा है, जल की 3 अवस्था डैश डैश और डैश है। यहाँ पे हो जाएगा ठोस। यहाँ की जगह पे आप लोग ठोस भर लीजिएगा, ठोस हो जाएगा। एक जगह पे द्रव्य भर लीजिएगा, यहाँ पे द्रव्य भर लीजिएगा। यहाँ पे गैस भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है, भूमि के जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। भौम जल स्तर। यहाँ पे क्या होगा, भौम जल स्तर। यहाँ का है, या भर लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए वन शुद्ध करते हैं। तो जो वन है वह किस चीज को शुद्ध करते हैं, जल और वायु को। जो वन है वो जल को और वायु को शुद्ध करते हैं। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, वन में छैवान पत्तियां और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा पौधे, पौधे को समृद्ध करते हैं। इसके बाद देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ह्यूमस बनता है। ह्यूमस बनता है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या बोल रहा है, समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसके आंसर में हमारा हो जाएगा, वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा चट्टानों के ऊपर और दरारों में भर जाता है।
इस प्रकार भूजल की पुनःपूर्ति हो जाती है। तो इस हमारा भूजल का पुनःपूर्ति किस प्रकार होता है? जब बारिश होता है तो वो मिट्टी से रिस कर चट्टानों के ऊपर और दरारों में भर जाता है। इस प्रकार भूजल की पुनःपूर्ति हो जाती है। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, भूजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो जो भूजल स्तर है वो नीचे क्यों गिर रहा है इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि के कारण मानव के विभिन्न गतिविधियों के लिए पानी के भाग अधिक बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो मानव के अलग अलग कार्य के लिए पानी का उपयोग भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए जो पानी का जो पानी है वो घट रहा है। जो भूजल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या लिखा है, वनों की कटाई ने वन आवरण के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है। इसने भूजल को प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को विचलित कर दिया है। तो देखिए वन का कटाई, जब वन की कटाई होने लगेगी तो हमें जो भूजल जो रहता है, भूमि के अंदर जो जल रहता है वो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो भूजल को प्राप्त करते हैं, उनसे वो जीवित रहते हैं। तो जो पेड़ पौधे जीवित रहते हैं तो फिर हम जीवित रहते हैं। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, अगर उन्हें ही पानी नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से जीवित रहेंगे। इसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या लिखा है, औद्योगिकीकरण और कृषि गतिविधियों में पानी के मांग बढ़ गई है। तो औद्योगिकीकरण और कृषि कार्य में पानी का मांग बढ़ गया है, क्योंकि जब पानी देंगे तभी तो हमारा फसल भी होगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बगीचे के पानी के उपयोग के लिए डैश कारक है। तो पहला हमारा हो जाएगा ड्रिप बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से कम पानी बर्बाद होगा। जो ड्रिप बूंद सिंचाई का जो आता है हमने पढ़ाया था, जिसके पहले चैप्टर जब हम पढ़ाए थे उस समय पढ़ाए थे कि ड्रिप बूंद सिंचाई से पानी का बर्बादी कम होता है। इसके बाद 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इसी प्रकार नलकूप के जल को वाइट द्वारा बगीचे में ले जाकर प्रयोग करेंगे, जिससे जल की खपत कम होगी। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न वाले क्या बोल रहा है, ऐसे 7 उत्पाद के नाम बताएं जो हम वन से प्राप्त करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वन से प्राप्त उत्पाद निम्नलिखित है। जैसे में हो गया औषधि हो जाएगा, ईंधन लकड़ी हो जाएगा, इमारती लकड़ी हो जाएगा, मसाले, अनिवार्य तेल, चारा, फल, रेशम, शहद इत्यादि प्राप्त किया जाता है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। वन कई प्रकार जीव जंतु का आवास है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, सभी में परस्पर संबंध होता है, एक दूसरे को आश्रित होते हैं। वन में मरे हुए जीव जंतु भी
सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं, जो अनंत पौधे के पोषण में सहायक होता है। इस प्रकार वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो वन है इसमें कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे में शेर हो गया, बहुत सारे जंतु हैं। ये जंतु अगर कभी मर जाते हैं तो इन्हें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इन्हें खा कर सड़ा देते हैं। सड़ा कर वह जब सड़ जाते हैं तो वो मिट्टी में ह्यूमस बनकर मिल जाते हैं। जब वो ह्यूमस बनकर मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये अनंत पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। कितने भी बहुत सारे पौधे को पोषण प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, अपघटन किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों में किस प्रकार सहायक है। देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। वैसे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक तुलना को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखलाएं भी पूरी होती है। तो ये अपघटक का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। ऐसे सूक्ष्म जीव जो जानवरों को सड़ाकर और मिट्टी में ह्यूमस बना देते हैं। जैसे और अगर जानवर नहीं मरे हैं तो जो पत्ते हैं उन्हें सड़ा कर मिट्टी में महीन करके मिला देते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाएं भी बनी रहती है। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन का योगदान समझाइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए नंबर 1, वृक्ष हरे रंग के होते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया यहाँ पे में हो जाएगा। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जंतु द्वारा उपयोग की जाती है। छोड़ते हैं यहाँ पे को नहीं रहेगा, जो रहेगा, जो जंतु द्वारा उपयोग की जाती है। इसके बाद देखिए क्या है, श्वसन के दौरान पशु ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलन बनी रहती है। तो इसमें इस आंसर का मतलब क्या होगा, जब हरे पेड़ पौधे अपना श्वसन क्रिया करते हैं या भोजन बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। और जब जंतु अपना श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलन बनी रहती है। अगर पौधे ना रहें तो हम नहीं रहेंगे, और हम जीवित नहीं रहे तो पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न उत्तर आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर भी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।